हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में गुप्त वंश के बारे में ज़्यादातर चीज़ें समझ ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था का मिला जुला रूप था, जिसके कारण जब उनका पतन हुआ तो उनके जो सामंत थे वो स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के बाद धीरे धीरे शक्ति एकत्रित करने लगे। उसी में छोटे छोटे राजाओं और वंशों का उदय हुआ, जिसमें मौखरी वंश और वर्धन डायनेस्टी सबसे प्रमुख है। तो वर्धन डायनेस्टी का जो संस्थापक माना जाता है उसको प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, लेकिन इसका जो प्रथम राजा था वो पुष्यभूति था। प्रभाकर वर्धन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुप्ताओं के जो राजा थे, शासक स्कंदगुप्त, उन्होंने हुनों को हराया था और इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अगले 50 वर्षों तक हुन भारत में आने की कोशिश भी नहीं कर सके। उसके बाद जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उन्होंने भारत में लगातार अटैक किए और उसी में एक वर्धन डायनेस्टी का उदय होता है, जिसमें प्रभाकर वर्धन एक सबसे शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरते हैं और हुनों को डिफीट करते हैं। तो जब भी किसी ताकतवर शत्रु को कोई पराजित करता है तो वो ज्यादा ही ताकतवर माना जाता है, क्योंकि एक ऐसी ताकतवर आक्रांता जिसको भारत में कोई भी उस समय पराजित नहीं कर पा रहा था, वो प्रभाकर वर्धन और वर्धन डायनेस्टी के द्वारा पराजित हुए। तो इसलिए इनका मेन इंपॉर्टेंट है। जब इनकी मृत्यु हुई 606 में, तो इनके जो बड़े बेटे थे राजवर्धन, उनको सिंहासन मिला और इन्होंने अपनी सबसे पहली कैपिटल थानेसर को बनाई। थानेसर, जैसा कि आप प्राचीन भारत में देखेंगे, जितने भी राजा हुए उन्होंने गंगा यमुना के दोआब में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ही अपनी कैपिटल को बनाना उचित समझा, जैसे कन्नौज, दिल्ली, आगरा और पाटलिपुत्र, पटना। तो राजगृह, ये सारी क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। और अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या होती हैं, कि आसपास नदियों का समूह हो जहां बाढ़ आने से शत्रुओं से सहायता भी मिल सके, क्योंकि नदियों को क्रॉस करने में समय लगता है। पहले डैम तो इतनी आसानी से बनते नहीं थे, पुल नहीं बनते थे, उनमें ज्यादा समय लगता था। तब तक अटैक करने में बहुत आसानी रहती थी, आसपास जंगलों से घिरा हो या फिर पहाड़ों से। उसी तरह थानेसर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बनते हैं राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राजा तो अच्छे थे, परंतु ये एक ताकतवर योद्धा नहीं थे। इनकी बहन का विवाह, इनकी बहन कौन थी? राजश्री। राजश्री के जो पति थे उनकी हत्या कर दी गई थी शशांक और देवगुप्त। शशांक कौन था? शशांक हर्षवर्धन का मित्र था, वर्धन डायनेस्टी का मित्र था, लेकिन उसने एक सीक्रेट ट्रीटी कर ली मौखरी वंश के साथ, और मौखरी वंश के साथ मिलकर राजश्री के पति पर अटैक कर दिया और उसे मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया। तो जब राजश्री को बंदी बना लिया गया तो अब भाई का खून खौल गया। जब भाई का खून खौल गया तो भाई ने भी कहा कि बस अब मैं अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अटैक करूंगा। तो राज्यवर्धन ने शशांक पर अटैक कर दिया और दोनों की सम्मिलित सेना ने, देवगुप्त और शशांक की सम्मिलित सेना ने राज्यवर्धन को पराजित कर दिया और मार डाला। अब राज्यवर्धन पराजित हो गया तो उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन बचा। अब हर्षवर्धन के ऊपर उसकी बहन और उसके भाई दोनों का बदला आ गया। उसे अपनी बहन को छुड़ाना भी था और भाई की मौत का बदला भी लेना था। तो बदले की आग में तपता हुआ हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर शशांक की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो अपना 606 में उसने जैसे ही सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी सेना को और चुस्त दुरुस्त किया, क्योंकि किसी भी ताकतवर योद्धा या राजा की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो प्रतिशोध की अग्नि में तो जलता है, लेकिन उस अग्नि में अपने राज्य को नहीं जलने देता। जो राजश्री और राजवर्धन, ये दो लोगों का जो बदला था, इस बदले की आग में जलता हुआ हर्षवर्धन अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा था। इसने ऐसा नहीं है कि बस आज सिंहासन पर बैठा और कल शशांक पर अटैक कर दिया, नहीं, उसने चतुराई से, चालाकी से सबसे पहले अपनी सेना एकत्रित करी, सेना को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद हर शशांक पर अटैक किया और शशांक पर अटैक करने के बाद इसने शशांक को मार डाला और अपनी बहन और
भाई का बदला लिया। तो जब इसने अपनी बहन को मुक्त कराया तो राजश्री काफी प्रताड़ित हो चुकी थी जेल में। तो जेल में प्रताड़ित हो चुकी थी, उसके सम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। वो भी सती होना चाहती थी अपने पति की चिता पर, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो जब वो मरने जा रही थी तो वैसे ही हर्षवर्धन एक हीरो के रूप में पहुंचता है और राजश्री अपनी बहन को बचाता है और समझाता है कि जीवन बहुमूल्य है, उसको इस प्रकार से व्यर्थ करना उचित नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जो हर्षवर्धन के एक नायक के रूप में जो किरदार है उसको व्यक्त करती है। हर्षवर्धन का जो मेन शासन काल था वो 606 से 647 एडी तक था। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य या शासन काल माना जाता है वो भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू राजा के रूप में माना जाता है। जैसे कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान को भी अंतिम हिंदू राजा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, उसने उत्तर भारत के कुछ भागों पर ही शासन किया था। लेकिन हर्षवर्धन ने गंगा की पूरी वादी पर शासन किया था और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में माना जाता है। हम इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में।